थे कि एक भारत को अखंड भारत रखा जाए, इसमें अलग अलग रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि वो चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र कर सकती हैं, चाहें तो भारत में मिलकर रह सकती हैं। फिर प्लान बी दिया गया, प्लान सी दिया गया, तो अंत में यह निर्णय किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि भारत के दो टुकड़े किए जाएंगे, पाकिस्तान और भारत के रूप में। जितनी 563 रियासत हैं, ये उनकी मर्जी है कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहें तो स्वतंत्र रख सकते हैं, भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, और पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस समय दो बड़ी पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग जिसको पाकिस्तान के लोगों का प्रतिनिधि माना जाता था, मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधि माना जाता था। दूसरी संस्था थी कांग्रेस। कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष पिछले कई सालों से थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कांग्रेस के नेता जेल में थे, तो 1942 के बाद कांग्रेस का कोई अलग से अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया था। तो उस समय जो कैबिनेट मिशन बनाया गया, कैबिनेट मिशन के जो चीफ थे वो माउंटबेटन थे, लेकिन उसका कैबिनेट मिशन का जो डिप्टी था उसके बारे में यह तय था कि इस कैबिनेट मिशन के जो डिप्टी हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आने वाले भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस के अंदर जब प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार चयन करने के लिए कमेटी बैठी तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में 15 वोट थे, और उम्मीदवार के रूप में कृपलानी जी थे, आचार्य कृपलानी जी। उम्मीदवार के रूप में पट्टाभी सीतारमैया थे। उम्मीदवार के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, और इसके साथ साथ सरदार पटेल थे। तो 15 लोगों ने जो वोट दिया उसमें पट्टाभी सीतारमैया को केवल 1 वोट मिला, कृपलानी जी को भी 1 वोट मिला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भी 1 वोट मिला, और सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, जो अलग अलग प्रांतों की वर्किंग कमेटियां थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी उस समय की कांग्रेस की किसी एक स्टेट कमेटी ने भी आगे फॉरवर्ड नहीं किया था, प्रस्तुत नहीं किया था। बहुत कहने पर भी कोई वर्किंग कमेटी स्टेट की कांग्रेस के भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में पंडित नेहरू के नाम का प्रपोजल देने के लिए भी तैयार नहीं थी। एक तरीके से वोटिंग होने के बाद यह तय था कि सरदार पटेल अब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सरदार पटेल का त्याग देखिए कि सरदार पटेल, जब महात्मा गांधी ने यह कहा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, तो सरदार पटेल ने, सत्ता के लिए लोग कितने षड्यंत्र करते हैं, लेकिन सरदार पटेल की महानता और उदारता देखिए कि उन्होंने कहा कि बापू ठीक है, मैं आपको गुरु मानता हूं, आप जो आदेश दें मैं उसका पालन करूंगा, आप जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिए, और उन्होंने खुद अपना नाम वापस ले लिया। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर ठोकर मारने वाले यदि कोई बड़े नेता हैं तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हैं, इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने देश के बाहर जाकर 13 देशों की मान्यता के साथ आजाद हिंद सरकार स्थापित की थी, और आजाद हिंद सरकार के वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो पहले प्रधानमंत्री के बारे में हम जानते हैं। अब सरदार पटेल की सादगी कितनी थी, सरदार पटेल का तप और त्याग कितना था, आप अंदाजा लगाइए। महावीर त्यागी के नाम से एक सांसद हुए हैं, यहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे वो महावीर त्यागी। जब सरदार पटेल का 1948 में महात्मा गांधी का मर्डर होता है तो महात्मा गांधी जी की मौत के बाद सरदार पटेल को बहुत बड़ा झटका लगता है। सरदार पटेल को राजनीति के जीवन में प्रेरणा देने वाले और जोड़ने वाले महात्मा गांधी थे, लेकिन महात्मा गांधी और सरदार पटेल के कुछ विचारों में समानता थी, लेकिन मूल अहिंसा के विचारों में और कुछ विचारों में सरदार पटेल और महात्मा गांधी के विचारों में समानता नहीं थी। महात्मा गांधी किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना अहिंसा मानते थे, सरदार पटेल ये मानते थे कि यदि अहिंसा वही है कि यदि हमारे पास तलवार है, हम तलवार चलाना जानते हैं, हम सामने वाले का सिर काट सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका सिर नहीं काटें तो यह अहिंसा है। सरदार पटेल कायरता को हिंसा नहीं मानते थे, दब्बूपन को, डरपोक होने को हिंसा नहीं मानते थे। तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी की हत्या होने के बाद सरदार पटेल को बड़ा झटका लगा, उनको हार्ट अटैक आया हत्या के तुरंत बाद। हार्ट अटैक आने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, और सरदार पटेल की हिम्मत देखिए, 75 साल की आयु में उनको हार्ट अटैक आ चुका है। अंतिम 2 साल आजादी के 1947 के बाद 1950 तक उन्होंने जो 3 साल काम किया, 563 रियासतों को एक कर दिया। उस समय जम्मू कश्मीर के साथ होने वाला युद्ध उन्होंने किया,
हैदराबाद को मिलाया, जूनागढ़ को मिलाया, भोपाल को मिलाया और कश्मीर की समस्या का समाधान यदि सरदार पटेल के हाथों में होता तो हो गया होता। तो सरदार पटेल बहुत दूरदर्शी तो थे ही थे। सरदार पटेल की सादगी कितनी थी, त्याग की हमने बात की कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारने का काम किया। महावीर त्यागी नाम के एक सांसद हैं, 1948 में के बाद 1950 में जब सरदार पटेल का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है तो उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप देहरादून चले जाइए, थोड़ी सी हवा बदल जाएगी और वहीं पर आप रहिए। और देहरादून में ही वो हैदराबाद को कैप्चर करने के लिए सेना के कमांडर को बुलाते हैं और सेना के कमांडर को बुलाते हैं तो उस समय बृहस्पतिवार शुक्रवार होता है, तो वो कहते हैं कि आप शनिवार तक ये काम कर देंगे क्या? तो सेना का कमांडर कहता है कि जी शनिवार तक कर देंगे, लेकिन शनिवार तक नहीं हुआ तो मंडे तक मैं आपको ये काम हैदराबाद का भारत में विलय करके जरूर दिखा दूंगा, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। 5000 किलो सोना हैदराबाद के निजाम ने दान दिया था, उसकी भी हम आज बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन नेताओं का कद कितना बड़ा था। इन नेताओं का कद हिमालय के उन शिखरों की तरह था और उसके सामने जो देश के प्रधानमंत्री उनके बाद बने हैं उनके कद की हम बात करें तो वो रेत के टीलों की ऊंचाई भी नहीं रखते थे। तो सरदार पटेल कितने तपस्वी और त्यागी थे, आप अंदाजा लगाइए। जब देहरादून में महावीर त्यागी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उन सरदार पटेल के साथ उनकी बेटी रहती थी मणिबेन। सरदार पटेल एक के पास एक बेटा था, एक बेटी थी। तो उनकी बेटी ने स्वदेशी के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में अपने सारे गहने दान कर दिए और सारे गहने दान करने के बाद उन्होंने एक संकल्प ले लिया स्वदेशी का। कितना बड़ा संकल्प लिया कि मैं केवल अपने हाथ से कते हुए सूत के बने हुए कपड़े ही पहनूंगी, ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया। अब मणिबेन सरदार पटेल की सहयोगी के रूप में रहती थी, उनकी डायरी लिखती थी, उनकी जीवनी लिखती थी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी। महावीर त्यागी गए तो देखते हैं कि सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल के पास मणिबेन बैठी हुई है, डायरी लिखने का काम कर रहे हैं। और वो देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि मणिबेन ने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो ब्लाउज पहना हुआ है, जो साड़ी पहनी हुई है, उसमें कई जगह पैबंद लगे हुए हैं, थेकली लगे हुए हैं। जैसे ये यहां से फट गया तो इसके ऊपर दूसरे किसी कपड़े को लाकर सिल दिया तो ताकि ये फटा हुआ दिखाई ना दे, अंदर से अंग दिखाई ना दे। तो ऐसे पैबंद लगे हुए थे। अब महावीर त्यागी को विनोद करने की, हंसने की बहुत आदत होती है, तो महावीर त्यागी मणिबेन से हंसी ठठाका करते। वो कहते हैं कि देहरादून में घंटाघर चौक है, वहां पर जो बाजार है, वो मणिबेन से कहते हैं कि यदि तुम इन्हें कपड़े पहनकर इस घंटाघर के चौक पर निकल गई तो तुम्हें लोग भिखारी समझकर तेरी हथेली के ऊपर एक एक पैसा, दो दो पैसा रख देंगे, तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। फिर महावीर त्यागी मणिबेन से और मजाक करते हैं। उस समय के जो नेता हैं उसमें ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री है या उप प्रधानमंत्री है तो उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति बातचीत नहीं कर सकता, हंसी ठिठोली नहीं कर सकता। तो सरदार पटेल इतने सादगी वाले थे कि वो अपने सहयोगियों के मजाक को भी सहन करते थे, इतने दृढ़ थे। तो महावीर त्यागी फिर आगे कहते हैं कि मैं तो अचंभित हूं, सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य से बड़ा आज सरदार पटेल ने साम्राज्य जोड़ा है, 563 रियासतों को जोड़ा है। अकबर के साम्राज्य से भी बड़ा, इस बड़े सम्राट आज यदि हम माने तो गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल हैं। और उनकी बेटी फटे हुए पैबंद लगे कपड़े पहनती है तो इससे अधिक और कोई गर्व की बात नहीं हो सकती, गौरव की बात नहीं हो सकती। तो सरदार पटेल का त्याग देखिए कि वो जो कपड़े पहनते थे, उनकी बेटी मणिबेन उन्हीं कपड़ों के, उनके जो कपड़े फट जाते थे उन्हीं फटे हुए कपड़ों के पैबंद लगाकर उनकी सिलाई करके अपना ब्लाउज और अपनी धोती को पहनती थी। क्योंकि सरदार पटेल के साथ रहते रहते उनको सूत काटने का समय नहीं मिलता था और उनका एक संकल्प था कि मैं अपने हाथ के कते हुए सूत के वस्त्र ही पहनूंगी, खरीदे हुए वस्त्र या खरीदे हुए सूत के वस्त्र नहीं पहनूंगी। तो सरदार पटेल भी उस समय महावीर त्यागी के साथ हंसते हैं। वो कहते हैं कि इसे एक पैसा नहीं है, हो सकता है कोई 2 पैसे भी दे सकते हैं। तो ये सादगी की कितनी बड़ी प्रतिमूर्ति सरदार पटेल थे। महावीर त्यागी आगे कहते हैं कि सरदार पटेल का चश्मा टूटा हुआ था तो चश्मे की एक किनारी की जगह उन्होंने धागा बांधा हुआ था। तो देश का गृह मंत्री जहां पर इतना तपस्वी और त्यागी हो तो चाणक्य की वो बात याद आती है कि जिस देश का प्रधानमंत्री या राजा महलों में रहता है उसकी प्रजा झोपड़ियों में रहती है, और जिस देश का राजा और जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है उस देश की प्रजा महलों में रहती है। तो सरदार पटेल भारत के ऐसे शिल्पी थे जो खुद झोपड़ी में पैदा हुए, जिनके अंदर काबिलियत थी कि वो महल खड़ा कर सकते थे। देखिए सरदार पटेल उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे अधिक, सबसे बड़ी पढ़ाई अगर किसी को माना जाता था तो उस बड़ी पढ़ाई को माना जाता था वकालत की पढ़ाई को। लाला लाजपत राय वकील थे, मोहनदास करमचंद गांधी वकील थे, सरदार पटेल के भाई वल्लभ भाई पटेल वकील थे, जितने और बड़े नेता हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी वो वकील थे।
जितने भी देखिए आप 1880-90 के बाद जब अंग्रेजों का राज्य भारत में आया तो सबसे बड़ा कमाई का यदि कोई अवसर था तो वो केवल बैरिस्ट्री के, वकालत के प्रोफेशन में थे। उस समय कोई इंजीनियर नहीं बनता था, डॉक्टर नहीं बनता था, उस समय कोई फैक्ट्री लगाने की नहीं सोचता था। उस समय व्यक्ति यही सोचता था कि मैं यदि बैरिस्टर बन गया तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। और आपने देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी खुद वकील थे, लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गए थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू वो वकील थे। और कैसे वकील थे? मोतीलाल नेहरू एक सामान्य साधारण परिवार से थे, लेकिन जैसे ही वो वकील बने और वकील बनकर उन्होंने वकालत शुरू की तो इलाहाबाद में अभी भी हम जाते हैं तो एक म्यूजियम बना हुआ है इलाहाबाद में, जो नेहरू जी का पैतृक स्थान है। वहां पर पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने वकालत शुरू की तो 4-5 साल के अंदर ही उन्होंने वो बड़ा सा महल, आलीशान महल 100 साल पहले खरीदा था, जो आज भी बड़ी शान के साथ खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि सरदार पटेल ने जब वकालत पास की थी तो उस समय वकालत की पढ़ाई इतनी कीमती थी, इतनी प्रीमियम थी कि कोई व्यक्ति 5-7 साल वकालत करे तो महल खड़ा कर सकता है। लेकिन सरदार पटेल इतने तपस्वी और त्यागी थे, उन्होंने महल खड़े नहीं किए। ब्रिटिश साम्राज्य में सरदार पटेल ने जब वकालत की पढ़ाई की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, पढ़ाई कितने संघर्ष से की उसकी भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में उनके बैच में उन्होंने जो पढ़ाई की उसमें पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे फर्स्ट आने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई 36 महीने की मानी जाती है, लेकिन सरदार पटेल ने 36 महीने का रेगुलर कोर्स होता है, उसको 30 महीने में पास करके बैरिस्ट्री की परीक्षा को पास किया था। सरदार पटेल का यह तप और त्याग था। सरदार पटेल चाहते तो महल खड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महल खड़े नहीं किए। उन्होंने अपने आप को बहुत साधारण रखा। और सरदार पटेल देश के गृह मंत्री हैं, देश के उप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राजनीति का कैसा शुद्धिकरण चाहते थे आप देखिए। वो कहते थे कि राजनीति में वंशवाद की कोई जगह नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों से कहते थे कि मैं उप प्रधानमंत्री हूं, मैं गृह मंत्री हूं, तो मैंने देश की सेवा का संकल्प लिया है। मेरा कोई रिश्तेदार कोई काम करवाने के लिए दिल्ली में ना आए, क्योंकि मैं किसी रिश्तेदार का काम करने के लिए नहीं बना हूं। मेरा संकल्प भारत माता की सेवा करना है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम दिखते हैं। तो ऐसे सरदार पटेल थे। सरदार पटेल और हमारे आजादी के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर जमीन आसमान का अंदर था। देखिए, हम किसी के विरोध के, किसी के समर्थन की बात नहीं कर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर भी बहुत सी अच्छी बातें थी। उन सारी अच्छी बातों का भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन थे। और कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसमें प्रसंगवश हमें यह चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में जमीन आसमान का अंतर था। सरदार पटेल के अंदर कौटिल्य की कूटनीति थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता थी। और सरदार पटेल भारत में असली रामराज्य ला सकने वाले ऐसे दूरदर्शी नेता थे कि यदि सरदार पटेल होते तो असली रामराज्य भारत के अंदर आ सकता था। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल योजना बनाते थे, सोचते थे। इधर सरदार पटेल ऐसे नेता थे, ऐसे व्यक्ति थे जो सोचते नहीं थे, जो सोचते थे उसको कर डालते थे। पंडित नेहरू पुस्तकें लिखते थे, लेखन के, शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन सरदार पटेल शस्त्रों के पुजारी थे। और हमें इस देश की आजादी को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए 1947 के बाद शास्त्र के साथ साथ जो शस्त्रों का पुजारी हो, ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में जब उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उस समय देखिए, वकालत की पढ़ाई के बाद बहुत अच्छा होता है। और वकालत की पढ़ाई में जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते थे, बच्चे होते थे, विद्यार्थी होते थे, उनको ब्रिटिश साम्राज्य अपने शासन में शामिल कर लेता था। उनको डीसी बना दिया, डीएम बना दिया, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रख लिया, कहीं सरकारी वकील नियुक्त कर दिया, कहीं कुछ और बड़े ओहदे के ऊपर रख दिया। तो ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से सरदार पटेल को ऑफर दिया गया कि आप चाहो तो कोई बड़ी नौकरी अंग्रेजों की ब्रिटिश साम्राज्य में कर सकते हो। लेकिन सरदार पटेल ने वो ऑफर ठुकरा दिया कि मैं तो वकालत का माध्यम सेवा करना बनाऊंगा, मैं लोगों की सेवा करने के लिए वकालत चुनी है। मुझे ब्रिटिश साम्राज्य का नौकर नहीं बनना, गुलाम नहीं बनना। क्योंकि उस समय सरकारी वकील बनने का मतलब क्या था? उस समय सरकारी वकील बनने का मतलब यह था कि अंग्रेजों के वकील होने का मतलब यह है कि क्रांतिकारियों का विरोधी होना। क्रांतिकारियों के ऊपर, सत्याग्रहियों के ऊपर, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर जो मुकदमा लड़ता था, उनको अंग्रेजों के वकील लड़ते थे। अंग्रेजों के जज उनको पनिश करने का, सजा देने का काम करते थे। और उनका मुकदमा, क्रांतिकारियों का मुकदमा कुछ अच्छे क्रांतिकारी वकील लड़ने का काम करते थे। तो सरदार पटेल ने यह निर्णय कर लिया कि मैं अंग्रेजों का सरकारी वकील नहीं बनूंगा, क्योंकि अंग्रेजों का सरकारी वकील बना तो मुझे भी पाप, अन्याय और अत्याचार करना पड़ेगा।
सरदार पटेल ने इतनी ऊंची पढ़ाई की, लेकिन इतनी ऊंची पढ़ाई करने के बाद भी उनके अंदर एक चींटी के बराबर भी अहंकार नहीं था। सरदार पटेल खुद कहते थे कि मैं कोई कला या विज्ञान के विशाल गगन में उड़ने वाला नहीं हूं, मैंने कोई लंबी लंबी उड़ानें नहीं भरी हैं। मेरा जन्म तो कच्ची झोपड़ी में हुआ है, मेरा जन्म गरीब किसान के घर में हुआ है, खेतों की भूमि की मिट्टी में मैंने लोटपोट किया है और मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैं उसी झोपड़ी और किसान की सेवा करना चाहता हूं। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सरदार पटेल का संकल्प ऐसा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे, सफेद कबूतर उड़ाते थे। उनके मन में यह था कि प्रधानमंत्री बन जाएं तो वर्ल्ड लीडर बन जाएं, वर्ल्ड लीडर बन जाएं तो हमें नोबेल मिल जाए शांति का। उसके साथ साथ सरदार पटेल कभी भी ऐसे ख्वाब नहीं देखते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री और पहला गृह मंत्री बनाया गया। सूचना विभाग भी उनके पास था और रियासत विभाग के भी वो मंत्री बनाए गए। अब 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है और सरदार पटेल के सामने यह रखा जाता है कि सरदार पटेल अब अलग अलग जो रियासतें हैं वो भारत में भी जा सकती हैं, पाकिस्तान में भी जा सकती हैं। और उस समय एक रियासत होती थी जूनागढ़ की रियासत, एक रियासत होती थी हैदराबाद की रियासत। इन रियासतों में भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन 4 रियासतों को छोड़कर बाकी सारी रियासतों को सरदार पटेल ने उनका एकीकरण कर दिया, उनको साथ में जोड़ दिया। लेकिन इन रियासतों को जुड़ने के बाद सरदार पटेल के पास एक सूचना मिलती है। देखिए, हैदराबाद की रियासत उस समय कितनी होती है कि हैदराबाद उस समय की रियासत में अगर हैदराबाद की बात करें तो यह आज का हैदराबाद नहीं है। उस समय का हैदराबाद है 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर की रियासत। 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर कितना होता है आप अंदाजा लगा लीजिए। भारत का जो आज का क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब भारत का लगभग 30वां हिस्सा, भारत का एक बड़े प्रांत के बराबर का हिस्सा। तो 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर की हैदराबाद की रियासत थी। और हैदराबाद का जो निजाम था वो महामक्कार था, महाधूर्त था। हैदराबाद की उस समय की जो जनता थी, उस समय के हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा था। तो उस समय के हैदराबाद में 85% आबादी केवल हिंदुओं की थी। लेकिन हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के अंदर देखिए एक गोलकुंडा की खान थी। उस समय जो पूरी दुनिया में सोना तो निकलता था बहुत, चांदी भी निकलती थी पूरी दुनिया में, लेकिन हीरे की भारत और पूरी दुनिया में 1-2 जगह पर और खदानें थी। तो हीरे भारत के अंदर उस समय निकलते थे और दूसरी 1-2 जगह निकलती थी। तो गोलकुंडा की खदानें उस समय हैदराबाद की रियासत के पास थी। और 1930 की टाइम मैगजीन में हैदराबाद के नवाब के बारे में यह छापा गया था कि यह हैदराबाद का नवाब पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है।